हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज इंटरमीडिएट के सेकेंड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरमीडिएट एंड बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, तो आप लोग इसे ध्यान से समझें। मैं बात करता हूँ केमिकल काइनेटिक्स की, जिसे हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी। क्या बोलते हैं? रासायनिक बलगतिकी, और इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। हम इस चैप्टर में जानें कि रासायनिक बलगतिकी क्या है, क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स। तो उसके लिए हम पहले जनरल सी बातें जानते हैं। आप सभी जानते हो कि जब कभी अभिकारकों को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? प्रोडक्ट। अभिकारकों से मतलब चीनी और पानी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? शरबत बनेगा। तो ये जो शरबत बनने की प्रक्रिया है उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। तो भाई ये जो रासायनिक बलगतिकी है इसका केमिकल रिएक्शन से क्या रिलेशन है, आज के चैप्टर में यही जानना है हमें कि क्या होता है अभिक्रिया की दर। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि रासायनिक बलगतिकी की अगर जर्नल सी परिभाषा दी जाए तो क्या होती है। तो परिभाषा होती है कि रासायनिक बलगतिकी भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी अभिक्रिया के वेग तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने रिएक्शन लिखी A+B एरो प्रोडक्ट, ये हमारी रिएक्टेंट हैं और रिएक्टेंट जब आपस में क्रिया करते हैं तो फाइनली क्या बनता है? प्रोडक्ट। ये एक रिएक्शन है हमारी। ये रिएक्शन कितनी तेजी से हो रही है इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ रहा है, दाब का क्या प्रभाव पड़ रहा है, सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन सभी प्रभावों को हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। तो क्लियर हुआ क्या है केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल काइनेटिक्स में हम किसी अभिक्रिया के वेग तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अभिक्रिया वेग को ही समझते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है आज का अभिक्रिया का वेग। इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था अभिक्रिया वेग के बारे में। तो क्या होता है अभिक्रिया वेग? अभिक्रिया वेग में जनरली सी एक बात बोली थी कि A+B जो कि अभिकारक हैं, अगर इन दोनों को आपस में मिलाया जाए तो फिर फाइनली क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। कैसे बनता है उसके लिए हम सबसे पहले अभिक्रिया वेग को समझते हैं। भाई एक बात बताइए, आप लोग जब चीनी और पानी जो कि अभिकारक हैं किसी न किसी मात्रा में तो लेंगे ना, और जब आप मात्रा में लेंगे, जैसे चीनी को पानी में घोला, 100 ग्राम चीनी थी, तो चीनी धीरे धीरे क्या होगी? घुलती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी? घुलती चली जाएगी। आप लोग एक गौर करना, जब हम लोग बहुत सारी चीनी को पानी में घोलते हैं तो स्टार्टिंग में चीनी बहुत तेजी से घुलती है। जब बाद में तली पर थोड़ी सी चीनी रह जाती है तो उसको घोलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। उसका सीधा सा अर्थ उसकी सांद्रता से है, उसकी मात्रा से है। जब मात्रा प्रारंभ में ज़्यादा थी तो अभिक्रिया का वेग ज़्यादा था। जैसे जैसे उस अभिकारक की मात्रा घटती चली गई, अभिक्रिया का वेग घटता चला गया। तो सबसे पहले हम अभिक्रिया वेग को बताते हैं क्या है। एक सूत्र देखिए और आप खुद समझ जाएंगे क्या है अभिक्रिया वेग। रेट ऑफ रिएक्शन, इसे हम R से डिनोट करते हैं। आगे लिखते हैं dx/dt। क्या है ये सारी चीजें? इत्मीनान से समझ लीजिएगा। R होता है
अभिक्रिया का वेग, dx क्या है, x है सांद्रता, क्या है सांद्रता, और d क्या है परिवर्तन। तो हम लिख सकते हैं अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। और dt क्या है, dt है परिवर्तन में लगा समय। देखिए अभिक्रिया वेग को परिभाषित करने के लिए मैंने एक छोटा सा सूत्र लिख दिया है, R बराबर dx अपॉन dt, जहां x क्या है, ये जो अभिकारक हैं उनकी सांद्रता, और d क्या है, d है उस सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। तो कुल मिला के dx हो गया अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। और जब ये चेंजेस हो रहे होंगे तो उस चेंजेस के दौरान जो टाइम लगता है उसे हमने लिख दिया है परिवर्तन में लगा समय। अब हम इसे परिभाषित करेंगे, उसके लिए अगर हम मान लें यदि dt बराबर 1, dt बराबर 1, तो r को क्या पढ़ेंगे भाई, r बराबर किसके हो जाएगा, r बराबर dx। आपको मैं बताऊं फिजिक्स में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा कि एक को एकांक पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एकांक। तो हम कह सकते हैं कि एकांक समय में, क्या है भाई, समय। तो आप कह सकते हैं एकांक समय में dx क्या है, अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। तो हो गई परिभाषा, एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया वेग के कैसा होता है, बराबर होता है। किसी को कोई परेशानी हो तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा, मैंने क्या बोला, इन सभी को अलग अलग डिफाइन कर दिया कि क्या है, कोई परेशानी ना हो। R होता है अभिक्रिया का वेग, dx क्या है अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, और dt क्या है उन परिवर्तन में लगने वाला समय। तो कुल मिला के अगर हम गणितीय भाषा में जो फिजिक्स में आपको कराए जाते हैं dt बराबर 1 मान लें तो इसकी जगह पर हम 1 रख देंगे अपॉन में। तो कुल मिला के हम पढ़ सकते हैं 1 को एकांक, dt को समय। तो आप कह सकते हैं एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया वेग कैसा होता है, बराबर होता है। क्लियर। तो अब हम लोग इसकी इकाई को जानते हैं, इकाई मतलब इसका सूत्र, इसका मात्रक क्या होता है। तो हम लोग इसके मात्रक को भी समझ लेते हैं। हम यहां से इसे हटा देते हैं और समझते हैं कि इसकी मात्रक क्या होगा। इसका एक बात बताइए भाई, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, भाई परिवर्तन किसी भी चीज का हो, दूरी का परिवर्तन दूरी रहता है, द्रव्यमान का परिवर्तन द्रव्यमान रहता है, समय का परिवर्तन समय रहता है, तो फिर सांद्रता का परिवर्तन क्या होगा, सांद्रता। और सांद्रता का मात्रक हर कोई जानता है क्या होता है, मोल प्रति लीटर। ओके। और ये क्या है, समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। लीटर को नीचे ले आइए तो कुल मिला के हो जाता है मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड, जिसको हम या करके लिख सकते हैं मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। तो दोस्तों ये होता है अभिक्रिया वेग का मात्रक। कोई समस्या है? चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये अभिक्रिया का वेग तो समझ में आ गया कि जब अभिकारक मिलेंगे तो उत्पाद बनेगा। मतलब घर में शरबत बनाना है तो चीनी और पानी को मिलाना है, और ऐसा नहीं मिलाते मिलाते ही बन गया शरबत। कुछ समय तक हिलाएंगे, और जो हिलाने की प्रोसेस है वही तो है अभिक्रिया। उसमें जो समय लग रहा है वही है अभिक्रिया का वेग, वो जितनी तेजी से जितना भी समय ले रहा है। तो आखिर मैंने आपको यह बताया था कि उसको हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं।
इस अभिक्रिया वेग को शरबत बनाने की प्रोसेस को कैसे हम फास्ट कर सकते हैं, कैसे तेज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बात करेंगे इस अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की, तो हम लोग उसे भी समझ लेते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे? बात करेंगे कि इस अभिक्रिया का वेग बढ़ जाए, यह अभिक्रिया तेजी से होने लगे, इसके लिए जरूरी है इन कारकों को समझ लेना। तो हम लिखते हैं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे कौन कौन से कारक हैं? तो चलिए हम बात करते हैं। पहला कारक होता है ताप, मतलब बोले तो टेम्परेचर। कैसे करेगा हम लोग जानेंगे। दूसरा कारक दाब, प्रेशर कैसे करेगा हम वो भी जानेंगे। तीसरा होता है सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन कैसे करेगा इसी को भी बताएंगे आपको। चौथा कारक होता है उत्प्रेरक, जिसको बोलते हैं कैटलिस्ट। पांचवा सूर्य का प्रकाश, जिसको बोलते हैं सनलाइट। हम इन सारे कारकों को जानेंगे कि ये हमारे अभिक्रिया के वेग को, अर्थात हम इन अभिकारकों को मिलाएं और तेजी से प्रोडक्ट बने, इसमें किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके लिए थोड़ा सा इधर आप देखें ध्यान से। मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, बर्तन है, पात्र है, इसमें मैंने एक पदार्थ को भर दिया है। अभी आप देख रहे हैं ये जो मैंने डॉट्स बनाए हैं, ये मान लीजिएगा कि एक पदार्थ के क्या हैं, सल्यूट के पार्टिकल्स हैं। किसी के भी सल्यूट या सॉल्वेंट, किसी के कण हैं, एक के कण हैं, ठीक है। अभी हमको क्या करना है कि अगर हम ताप की बात करें, सबसे पहले किसकी बात करें? ताप की। तो आप ये भी जानते हैं कि ये जो कण होते हैं, अभी दोनों की बात कर लेते हैं, कण हैं ये, अगर हम टेम्परेचर दें तो आपको वैसे भी पता होगा कि जो विलयन के कण होते हैं वो मुक्त रूप से सभी डायरेक्शंस में मोशन करते हैं, किधर भी गति कर सकते हैं, किधर भी, इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। बट जैसे ही इनको हम हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट, इनके गति करने की स्पीड बढ़ जाती है, बहुत तेजी से ये गति करने लगते हैं। जब ये बहुत तेजी से गति करते हैं तो ये बहुत तेजी से एक दूसरे से टकराते हैं। जब ये बहुत तेजी से एक दूसरे से टकराएंगे तो इनकी गतिज ऊर्जा में तेजी से क्या होगी? वृद्धि होगी। अब जब गतिज ऊर्जा में तेजी से वृद्धि होगी तो स्पष्ट है कि अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जब ताप को बढ़ाते हैं, किसे बढ़ाते हैं? ताप को बढ़ाते हैं, तो विलयन में प्रभावकारी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि कण तेजी से गति करने लगते हैं, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अब रही बात प्रेशर की, देखिए भाई ध्यान से, कंटेनर वही है, अभी ये पार्टिकल्स इतने बीच में हैं। अगर मैं एक पिस्टन लूं और पिस्टन से इस पर क्या डाल दूं? एक दाब डाल दूं। मान लीजिए मैंने इस पिस्टन को दबा दिया है, अब दाब लगने के बाद पार्टिकल्स सिमट कर कुछ बीच में आ गए। ये अब देखो और बताओ
क्या पहले पार्टिकल्स ये कैसे थे, दूर दूर, अब कैसे हो गए, पास पास। अब जब ये कण पास पास आ जाएंगे तो इनके जो इफेक्टिव कोलाइजन्स हैं, लगातार टकराने की जो संभावना है वो पहले की अपेक्षा कैसी हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो ये भी है कि जब दाब बढ़ाते हैं तो विलयन के अणुओं के बीच की दूरी, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, वो घट जाता है, जिससे इफेक्टिव कोलाइजन्स की संख्या, प्रभावकारी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं हम, सांद्रता। अब किसकी बात करेंगे भाई, सांद्रता की बात करेंगे। चलिए, ये लीजिए, ये कंटेनर है, इसमें ये कण पहले से थोड़ी मात्रा में मिले हुए हैं, तो आपको दिख रहे हैं ये कैसे हैं, दूर दूर। अगर इनकी मात्रा को मैं बढ़ा दूं, सांद्रता मीन्स होती है इन पदार्थों की मात्रा, उनको मैं क्या करूं, बढ़ा दूं। जब बढ़ा दूं तो इसी विलयन में अणुओं की संख्या कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मान लीजिए एक गिलास चीनी, वो पानी में 1 चम्मच चीनी डाली, कैसा रहेगा, शरबत फीका। लेकिन अगर उसी में 5 चम्मच चीनी डाल दी तो फिर वो शरबत कैसा हो गया होगा, बहुत मीठा। मतलब उस पानी में, उस शरबत में चीनी के बहुत सारे कण आ जाएंगे। तो इससे स्पष्ट है कि हमने ज्यादा चीनी ऐड करने से उस विलयन की सांद्रता को क्या किया, बढ़ा दिया। जब सांद्रता को बढ़ा दिया तो आप देख रहे हैं जहां पहले अणुओं की संख्या कम थी और कम थी, तो एक अणु दूसरे से जाके टकराता तो टकराने में समय भी ज़्यादा लगता, तो अभिक्रिया धीरे धीरे होती। बट अब जब अणु बहुत ज़्यादा हैं तो ये बहुत तेज़ी से टकराएंगे, जिससे इफेक्टिव कोलाइजन्स की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब प्रभावकारी टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। और टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। हमारा चौथा पॉइंट है उत्प्रेरक। अब ये उत्प्रेरक का क्या है मतलब है भाई, उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताएं होती हैं। क्या होती हैं, मुक्त संयोजकताएं होती हैं, जिससे ये अभिकारी अणु क्या करते हैं, उसकी सतह पर जाकर क्या हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। जब ये चिपक जाते हैं तो उसकी सतह पर अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब बढ़ जाती है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब किसी अभिक्रिया में किसी उत्प्रेरक को मिला देते हैं, जैसे ही हमने किसी अभिक्रिया में किसी उत्प्रेरक को मिलाया तो क्या होता है कि अभिक्रिया में जो सक्रिय ऊर्जा होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, उस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। तो बात समझ में आई कि जब उत्प्रेरक मिला दिया जाता है किसी अभिक्रिया में तो सक्रिय ऊर्जा का मान घट जाता है, और सक्रिय ऊर्जा का मान घट जाने के कारण क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। फाइनली लास्ट पॉइंट है सूर्य का प्रकाश। बात करते हैं सनलाइट की। आप बहुत जानते होंगे, आपने सुना होगा कि बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो सूर्य के प्रकाश में ही होती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को प्रभावित कौन करता है, सूर्य का प्रकाश। जैसे आप सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं। या एक रिएक्शन मुझे याद आ रही है तो मैं लिख देता हूं, H2+ Cl2 एरो 2HCl। ये रिएक्शन में हाइड्रोजन आप कितना भी ले लो, क्लोरीन कितना भी ले लो, जब तक इस अभिक्रिया में सूर्य का प्रकाश नहीं होगा HCl का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होगा। ऐसी अभिक्रियाएं जिनके लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक हो जाता है, उन रिएक्शंस को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। चलिए तो अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक की, जिसमें आता है अभिक्रिया की आणविकता। क्या बात आता है, अभिक्रिया की आणविकता।
इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या होता है अभिक्रिया की आणविकता? कहते हैं जब किसी चीज को समझो, अच्छे से समझो, तो वो चीज बहुत सरल हो जाती है। वैसे केवल आप सुनोगे तो पता नहीं, सोचोगे बहुत कठिन है, क्या है, आपको समझ नहीं आता। लेकिन आप जरा मुझे देखकर बताना, H2 प्लस Cl2 2HCl। एक और अभिक्रिया लिखता हूं मैं, CH3COO C2H5 प्लस H2 एरो CH3COOH प्लस C2H5OH। चलिए एक अभिक्रिया और लिखता हूं मैं, (2SO2 प्लस O2 2SO3। आप तीनों में मुझे ये बता दीजिएगा इसमें कितने अभिकारी अणु हैं? एक और एक। ये संख्या अभिकारी अणु नहीं होती, अभिकारी अणु आगे, मतलब जो संख्या पहले गुणांक में होती है वो संख्या अभिक्रिया में अणुओं की संख्या कहलाती है। ये बताइए कितने हैं इसमें अभिक्रिया में अणु? 2। इससे नीचे वाली में आपको कितने दिख रहे हैं? 1 और 1 2। इससे भी नीचे वाली में आपको कितने दिख रहे हैं? 2 और 1 3। 2 और 1 3, जबकि यहां पर दोनों में 2 2 हैं। एक और लिख देता हूं, PCl5 PCl3 प्लस Cl2। अब इसमें देख के बता दीजिए मुझे कितना है? 1। तो बस अगर आपको ये पता लग गया कि किसी अभिक्रिया में अणु कितने भाग ले रहे हैं, तो अभिक्रिया की आणविकता समझने में आपको तनिक भी समस्या नहीं होगी। क्या होती है आणविकता, तो आप समझ सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या। भाई किसी केमिकल रिएक्शंस में जितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उनके नंबर्स को ही क्या कहते हैं? मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो इस अभिक्रिया में कितने अभिकारी अणु हैं? 1। तो मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई? 1। कितने अभिकारी अणु हैं? 2। मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई? 2। इसके लिए भी कितनी हो गई? 2। और इसके लिए कितनी हो गई? 3। तो आपको यह समझ में आया कि किसी अभिक्रिया में जितने अभिकारी अणु भाग लेते हैं उसे हम अभिक्रिया की क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। अब अभिकारी अणुओं की संख्या के आधार पर आणविकता अलग अलग हो सकती है। पहली होती हैं यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, दूसरी होती हैं वाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और तीसरी होती हैं पॉली मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मतलब बोले तो एकाणुक अभिक्रिया द्विअणुक अभिक्रिया और ट्राई मॉलिक्यूलर कर देते हैं। चलिए यहां पर ट्राई त्रिअणुक मैंने क्या बोला था कि अभिक्रिया की आणविकता अलग अलग हो सकती है और वो निर्भर करती है अभिकारी अणुओं की संख्या के आधार पर। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारी अणु की संख्या 1 होती है उसे हम एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारी अणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। देख रहे हो आप, PCl5 एरो PCl3 प्लस Cl2।
वहीं पर अगर मैं दूसरी अभिक्रिया की बात करूं तो उसे द्विअणु अभिक्रिया कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ